जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट तौर पर साथियों पूरी तरीके से खत्म करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों पूरे 100 क्वेश्चन वैसे होंगे जैसे आपको आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे। तो साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस तैयार करवाए हैं, जैसे कि सबसे पहले इतिहास के 5 सवाल, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 सवाल, भूगोल के 5 सवाल, संविधान के स्टैटिक जीके के 10 सवाल, करंट अफेयर के 10 सवाल, विज्ञान के 5 सवाल और उसके बाद डीआई के क्वेश्चंस होंगे, मैथ के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, यहां तक कि हिंदी गद्यांश भी होगा और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी होंगे। तो साथियों जैसा आपका पेपर इस बार आएगा सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो आप सभी लोग साथियों इन सवालों को देखिएगा और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा और यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक अच्छा स्कोर कार्ड साथियों प्राप्त कीजिएगा। चलिए, तो पहला सवाल है कह रहे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। मैंने बिल्कुल शून्य से शुरू किया है, बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल शिखर तक आपको ले जाऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में साथियों किस धर्म को अपना लिया था। तो आपको याद रखना है जैन धर्म को अपना लिया था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करके किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अगर आपका जवाब गुप्त काल है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो साथियों दंती दुर्ग की अगर बात करें तो यही राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद है ना, इसमें किन विषयों की समीक्षा की गई। देखिए किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है साथियों, अलबरूनी की पुस्तक है। इस पुस्तक में भारतीय दर्शन के बारे में बताया गया है, भारतीय इतिहास और भूगोल के बारे में भी बताया गया है, गणित और खगोल विज्ञान के बारे में भी बताया गया, यानी कि इनमें से ये सभी में ये बात की जानकारी दी गई। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कमल और रोटी बता देना। क्या साथियों, कमल और रोटी। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था, इसका आयोजन कब किया गया था। तो इसका आयोजन तो साथियों 1893 ईस्वी में किया गया था। सितंबर महीना था, 1893 का वर्ष था जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें विवेकानंद जी ने साथियों भाग लिया था। अगला सवाल देखिए, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है मुझे बताइए। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं। अगर आपका जवाब राजा राममोहन राय के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था। ये डायरेक्ट आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा, आपको लॉर्ड वेलिजरी का नाम बता देना है। यानी कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात लॉर्ड वेलिजरी के द्वारा किया गया था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो श्रीमती एनी बेसेंट को नहीं, स्नेहलता वाडेकर को, सरोजिनी नायडू को नहीं साथियों, मैडम भीकाजी कामा को ही क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो साथियों उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो साथियों 3214 किलोमीटर ये लंबाई है भारत की उत्तर से दक्षिण, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। यानी कि अगर बात करें भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है तो मैं कहूंगा राजस्थान का है, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। इसलिए आपका यहां पर जो विकल्प सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। ये क्रम आप लोग याद रखेंगे, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के भौगोलिक मानचित्र को किसने तैयार किया था मुझे बताइए। अगर एक तरीके से अगर बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया गया भारत का भौगोलिक मानचित्र, मैं कहूंगा नहीं। भौगोलिक सर्वेक्षण की अगर बात करें नहीं, रक्षा मंत्रालय नहीं, भारतीय सर्वेक्षण आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो भारतीय सर्वेक्षण आपको बताना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो वो वर्ष कौन सा था, वो वर्ष 2008 था जब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से साथियों कब तैयार हुआ मुझे बताइए। देखिए 1949 में यह बनकर तैयार हुआ था। डेट क्या थी, 26 नवंबर, यानी कि भारत का संविधान पूरी तरीके से 26 नवंबर 1949 को साथियों ये तैयार हो गया था। ये आप लोग याद रखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था, डेट मुझे बताइए, वर्ष मुझे बताइए, इसका आंसर आपको साथियों कमेंट में देना है। देखते हैं साथियों किनको किनको मालूम है कि भारत का संविधान पूरी तरीके से कब लागू हो गया था। अगला सवाल है कह रहे कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो क्या अपने देश भारत का है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, विश्व का सबसे लंबा संविधान अपने देश भारत का है। उसके बाद देखिए कह रहे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के
किन अनुच्छेद में है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में किस बात का जिक्र किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का ही तो जिक्र किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो यहां पर अगर बात करें लोकसभा की अगर बात करें साथियों, इसको पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है और इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, लोकसभा का नेता कौन होता है मुझे बताइए जरा कमेंट में। लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है? दोनों में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद देखिए करके किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान होता है? यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस बात का जिक्र किस कहां पर किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में साथियों इस बात का जिक्र किया गया है। एक और अनुच्छेद है साथियों अनुच्छेद 54। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया। किसके बारे में साथियों? निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया। यानी कि राष्ट्रपति को कौन कौन लोग चुन सकते हैं, जैसे कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, तो ये ही तो होते हैं साथियों निर्वाचक मंडल के सदस्य। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र के भी आपके साथियों 5 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए पहला सवाल, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किसका? ये कथन कई बार आपसे पूछा जा चुका है, एडम स्मिथ का ये कथन है। कह रहे कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम तो साथियों बिहार राज्य में। कहां पर है साथियों? बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना साथियों, इसने सबसे ज्यादा जो फोकस किया वो कृषि पर किया। किस पर किया साथियों? कृषि पर किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने साथियों उद्योग पर फोकस किया था। उसके बाद देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, ये किस शहर में स्थित है मुझे बताइए? तो ये तो साथियों मुंबई में। कहां पर है सेबी? मुंबई में है। यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहां पर है? तो मुंबई में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध मुझे बताएं। यानी कि रूल्स की अगर हम बात करें तो साथियों रूल क्या होता है? E बराबर mc²। यही तो आपका सूत्र हो जाएगा। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र ये आपका होगा। और ऐसा कहां पर है? ये 2 यहां पर नहीं आएगा। एक काम करिए इसको आप लोग साथियों बना लीजिए, है ना। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसी वस्तु की आगे पीछे, क्या किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। क्या इसको आप आक्षेप कहते हैं? नहीं। आवेग कहते हैं? स्विंग कहते हैं? नहीं। इसको कंपन कहा जाता है। क्या इसको कंपन कहा जाता है? आंसर आपका डी होगा। साइंस के सवाल चल रहे हैं साथियों, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के हम लोग सवाल देखेंगे। अभी करंट अफेयर के भी सवाल देखेंगे और स्टैटिक जीके के भी पूरे के पूरे 10 सवाल देखेंगे। और उसके बाद रीजनिंग होगी, मैथ होगी, DI होगी, है ना, सब कुछ साथियों होगा। इसलिए अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सेक्शन चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ये समझ लीजिए आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी A to Z इस चैनल के माध्यम से। और बिल्कुल साथियों निःशुल्क आपकी तैयारी कराई जाएगी। क्या? बिल्कुल निःशुल्क आपकी तैयारी कराई जाएगी साथियों। इसलिए और मेरा मानना है साथियों कि निःशुल्क में साथियों, है ना, निःशुल्क में इतनी अच्छी तैयारी करवा दूंगा कि जितने लोग भी पेड कोर्स चला रहे हैं साथियों, पैसे लेके आपको पढ़ा रहे हैं, उन सबको साथियों इस बार फेल कर दिया जाएगा। ऐसा कंटेंट दूंगा आपको और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत मेहनत करके पढ़ाऊंगा। मुझे पता है कि मेहनत मुझे बहुत अच्छे तरीके से करना होगी साथियों, तभी आपके हाथ में एक अच्छा स्कोर कार्ड आएगा, है ना। जब अच्छा आपका स्कोर कार्ड आएगा, जब ही आप यूपी की आगामी भर्ती में बैठेंगे, परीक्षा देंगे साथियों, है ना। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि सबसे अच्छे और पूरी मेहनत के साथ UPSSC पेट के पेपर को साथियों पास करिए आप, है ना। चलिए, तो अभी समय है, अभी आप सुधर जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। जितनी भी क्लासेस चल पा रहे हैं सभी क्लासेस को आप लोग देखा करिए, उसमें जितने क्वेश्चन है उनको साथियों तैयार करिए। निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता? देखिए विद्युत बल्ब की अगर बात करें तो ये ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग करता है। यानी कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करता है। ये साथियों चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। बाकी ये विद्युत मोटर करता है, विद्युत घंटी करता है, विद्युत पंखा करता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए। कह रहे कि किसने अष्टक सिद्धांत दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। न्यूलैंड्स आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूलैंड्स के द्वारा ही अष्टक का सिद्धांत दिया गया था। ग्राफीन क्या है साथियों? ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये साथियों कार्बन का अपर रूप है ग्राफीन। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का नृत्य? यानी कि अगर घूमर की बात करते हैं तो ये तो राजस्थान में किया जाता है साथियों नृत्य। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कह रहे कि याओ सांग, क्या साथियों याओ सांग त्योहार जो है ना, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये साथियों मणिपुर में मनाया जाता है याओ सांग त्योहार। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? जो जैन धर्म का साथियों दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, ये भारत में माउंट आबू में स्थित है। कहां पर साथियों? माउंट आबू में स्थित है।
और अगला देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना इसमें से कौन सा है? तो ग्वालियर घराना आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यही हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। डेनमार्क की राजधानी क्या है मुझे बताइए? तो कोपेनहेगन की अगर बात करें तो ये साथियों डेनमार्क की राजधानी ही तो है। उसके बाद देखिए, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो क्या मथुरा, कानपुर, आगरा, कोटा? मैं कहूंगा कानपुर जो है ना, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है बताइए? तो राज्यसभा को, विधानसभा को, ग्राम सभा को? नहीं साथियों, लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम सिटी ऑफ जॉय है? तो साथियों कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। किसको? कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ पैलेस के नाम से साथियों मैसूर जाना जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। साथियों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों आप लोग तैयार करते जाएंगे। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं और धार देना चाहते हैं, और साथियों इस रण क्षेत्र में अगर आप कूद पड़े हैं साथियों, तो इस रण क्षेत्र को आपको साथियों फतेह भी करना होगा, क्योंकि आधी अधूरी क्लास या आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाना खतरनाक साथियों साबित हो सकता है। इसलिए जो भी आपको ज्ञान दे रहा हूं साथियों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, ये आपको सारे क्वेश्चंस देखना है, तभी आपका लेवल अच्छा हो पाएगा। चलिए, गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है तो गुजरात में स्थित है, लेकिन कहां पर है? तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है, देखिए गुजरात के किस जिले में है ना, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, लेकिन ये किस नदी के किनारे पर है, तो आपको साथियों नर्मदा नदी बता देना है। लेकिन अगर बात करें आपसे जिला पूछा जाए तो भी साथियों नर्मदा आपको बताना है, क्योंकि ये नर्मदा जिले में, गुजरात में एक जिला नर्मदा भी है जहां पर साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, और ये नर्मदा नदी के किनारे पर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र साथियों कहां पर है? क्या गुड़गांव में है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, गुड़गांव में ही राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है। एक आत्मकथा है साथियों अनब्रेकेबल, ये भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है? तो ये तो साथियों किसके? मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। जो अनब्रेकेबल आत्मकथा है ये साथियों मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल फिलहाल में सुहानी शाह के द्वारा, सुहानी शाह ने ही बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है। ये वही सुहानी शाह हैं जो चेहरा देखकर साथियों बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद देखिए, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहां शुरू होगी? तो ये साथियों झारखंड में शुरू होगी। झारखंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है? तो किस देश ने यह काम किया है? अमेरिका ने साथियों ये काम किया है, जीनियस अधिनियम पारित किया है अमेरिका की सरकार ने। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये कौन थे साथियों? तो ये अभिनेता थे। कौन थे? ये अभिनेता थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? तो किस देश ने? मैं कहूंगा अपने देश भारत ने अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी है? तो अगर बात करते हैं साथियों किसकी बात चल रही है? उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी है। साथियों मैं आपको साथियों अभी जो है ना यूपी की करंट अफेयर भी कराऊंगा, है ना। कुछ दिन में मैं आपको यूपी की करंट अफेयर कराने वाला हूं, क्योंकि यूपी SSC पेट में इंडिया की करंट अफेयर तो आएगी, लेकिन ये यूपी का एग्जाम है तो यूपी की भी करंट अफेयर आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, वो करंट अफेयर की वीडियो साथों मिस मत करिएगा, है ना। चलिए, तो इसलिए अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नकद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो साथियों दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नकद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर
7 कर दिया है ना, कितना कर दिया है साथियों, 7 कर दिया है। तो उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही कि किसने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। तो ये तो साथियों किसने, विश्वरूपी राय चौधरी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए FID शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अपना देश भारत करेगा साथियों FID शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी। उसके बाद साथियों यहाँ पर 5 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथियों हिंदी के। करेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो अनुग्रहित साथियों कैसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए रेलगाड़ी कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, या साथियों आपको ये कैसा शब्द, तो ये तो साथियों संकर शब्द है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करके दिए गए। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऊपर रह गए, नहीं हो तो गए सारे, अच्छा 2 ही क्वेश्चन हो पाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अब अगले बात करें यहाँ पर साथियों, अब आपसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। आपसे कहा जा रहा है साथियों सबसे पहले 16 4 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 40 है, तो अगला नंबर यहाँ पर साथियों क्या आ सकता है, ये बात आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए अब 4 से यहाँ पर 16 हुआ है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर तो 12 बढ़ाया गया है, और यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है, 16 से 24 हुआ है, तो 16 से 40 हुआ है, 24 बढ़ाया गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा। देखिए ये इसका डबल है यानी कि 12 का डबल, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो साथियों इसका भी डबल 24 का डबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 48 आ जाएगा। तो 40 और 48 कितने होते हैं साथियों, 88 होते हैं। क्या 88 कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि राहुल राजा का भाई है। तो साथियों इसमें जैसे जैसे कहा जाए ना वो वैसे वैसे आप करते जाइए। राहुल जो है ना साथियों ये राज का भाई है, ठीक है। राहुल की अगर हम बात करें साथियों तो ये किसका भाई है, ये राज का भाई है। राहुल राज का भाई है, कह रहे कि राधा रमन की बहन है, ठीक है। और राज राधा का पुत्र है। अच्छा राज यानी कि ये राजा राजा जो है ना ये दोनों ही साथियों राधा के पुत्र हो जाए, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। और राज राधा का पुत्र है, ठीक है। तो राधा की मम्मी कौन, सॉरी राज की मम्मी कौन हो गई, राधा हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक चीज कह रहे थे कि राधा रमन की बहन है। राधा जो है ना साथियों ये रमन की बहन है, ठीक है। राधा और राधा जो है ना साथियों रमन की बहन है, और ये दोनों उसके पुत्र हैं। कह रहे कि फिर राहुल का राधा से क्या संबंध हुआ, यानी कि राहुल राधा क्या कहेंगे राहुल को, तो ये भी तो अपना साथियों पुत्र कहेंगे, है ना। राहुल भी तो पुत्र होगा, तो कुल मिला के पुत्र कह लो या बेटा कह लो, ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए सेट के बीच के संबंध को अच्छी तरीके से दर्शाता है। छात्र, ठीक है, इंटर्न, ठीक है, अनुसंधानकर्ता। अब देखिए मान लीजिए ये क्या हो गए, ये आपके छात्र हो गए, है ना। तो कुछ छात्र इंटर्न भी हो सकते हैं, है ना, और कुछ छात्र अनुसंधानकर्ता भी हो सकता है, और कुछ अनुसंधानकर्ता इंटर्न और छात्र भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसा आरेख कहाँ पर बना हुआ है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के CKV के बाद DLW, उसके बाद EMV, और आपको बताने के अगले कौन से 3 लेटर यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पर C के बाद D हुआ है, D के बाद E हुआ है, तो जाहिर सी बात है E के बाद यहाँ पर F आ जाना चाहिए। K के बाद KLM, तो यहाँ पर साथ तो N आ जाना चाहिए। VWX, तो यहाँ पर Y आ जाना चाहिए। कि ये कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ FNY, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही कि बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हुए, यानी कि जैसे होता नहीं साथ तो ABCD ऐसे ऐसे करके ये पूरा कहाँ तक है, ये Z तक है 26 लेटर। यानी कि बाईं ओर से यानी कि इस तरफ से दाईं ओर की तरफ, ठीक है, अंग्रेजी माला पढ़ते हुए 14वें वर्ण। तो 14वां वर्ण पता है साथियों क्या होता है, 14वां वर्ण जो होता है ना वो साथियों N होता है, ठीक है। तो 14वें वर्ण के दाईं पांचवा, 14वें वर्ण के दाईं पांचवा क्या हो जाएगा साथियों, 19वां हो जाएगा। और 19 पर क्या आता है, S आता है। तो 14वें वर्ण के दाईं ओर पांचवा वर्ण कौन सा होगा, मैं कहूंगा S होगा। तो S के ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C वाले में, यानी कि यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अब मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। पूरे 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ के, और इन 5 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट साथियों तरीके से देखिएगा। ये अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और ये आपके एग्जाम में साथियों पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे, है ना। चलिए, तो कहा जा रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात जो है वो 2:9 है। यानी कि साथियों एक को मिले हैं 9 और एक को मिले हैं 2।
इनके अनुपात में वो मत मिले हैं, वोट मिले हैं दो प्रत्याशियों को। कहने के जो जीता हुआ प्रत्याशी ने, जाहिर सी बात है यही जीता होगा, जीते हुए प्रत्याशी को क्या लिखा हुआ है 9,84,321 वोट मिले हैं। ठीक है, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या होगी? अरे भाई डाले गए वोटों की संख्या क्या होगी? देखिए जब 9x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 9x की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है 9,84,321। अच्छा टोटल मत पता कितने डाले गए हैं? 9x प्लस 2x यानी कि 11x मत डाले गए हैं। तो 9x की वैल्यू आपको पता है 9,84,321 है, तो 11x की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके लिए हमें निकालना होगी सातों x की वैल्यू 98 है ना, 9,84,321 बटे ये 9 आ जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए साथों। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, अब ये दो नंबर एक साथ हमें काटना पड़ेंगे। तो जब एक नंबर काटते हैं उसके बाद दो नंबर एक साथ काटना पड़ते हैं तो जीरो बढ़ा लेते हैं। 9 नहीं क्या हो जाएगा, 9 में 81 हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 3 आपका 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 बचेगा, वो ये 62 हो जाएगा। 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54 हो गया, 54 और फिर ये 62, 8 बचेगा तो ये 81 हो जाएगा, 9 में 81, यानी कि आपका x बराबर कितना आ गया है 10,93,69 आ चुका है। कितना? 10,93,69 आ चुका है। तो अब साथियों कुछ नहीं, अब क्या, अब यहाँ पर अगर 11x की वैल्यू यहाँ पर करे तो साथियों 11x की वैल्यू आप लोग इसको करा लीजिए, यानी कि इसकी गुणा 11 से करा लीजिए। तो 11 से साथियों इसकी गुणा कराओगे, पता कैसे क्या आ जाएगा? देखिए दो बार आप लिख लीजिए 10,93,69 और साथियों वही 10,93,69, इसको प्लस कर दीजिए, 9 आ गया, 15 आ गया और 10 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया। ये कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों? देखिए 11,94,059 कहाँ पर लिखा हुआ है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जरा देखिए फिर से एक बार, देखिए जरा एक सेकंड रुक जाइए। 10,93,69, 10,93,69, 10,93,69, 9 लग गया, ठीक है, 9 6 15 हो गया, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 10, ठीक 10 10 और ये सॉरी 13 आ जाएगा। एक सेकंड रुकिए, अगर इसकी बात करें साथियों ये आपका कितना हो जाएगा 12 और 1 13 हो गया, और ये आपका फिर से 10 हो जाएगा, ये आपका 2 और ये यानी कि ये आएगा कुल मिला के 12 लाख है ना, 12,03,059 आएगा। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक फर्म में पुरुष है और महिला, पुरुष का अनुपात अगर 4 है तो महिलाओं का अनुपात 4:5 में है, यानी कि पुरुष अगर 4 हैं तो महिलाएं 5 होगी। यानी कि फर्म में पुरुषों की संख्या में 20% की और महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने पर निश्चय किया, तो अब फर्म के पुरुष और महिला की का नया अनुपात सातों क्या हो जाएगा? बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है। देखिए मान लेते हैं सातों ये 4 है, इसमें कितने की वृद्धि की? 80% की वृद्धि की, तो ये तो सातों 180/100 हो जाएगा। और महिलाओं का अनुपात है 5, इसमें 60% की वृद्धि करना है तो 160/100 आ जाएगा। तो अब इसका नया अनुपात निकालना है ना। नया अनुपात निकालेंगे तो साथियों क्या यहाँ पर हो जाएगा? 2 0 से ये 2 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 16 हो जाएगा और 2 नीम 18 हो जाएगा, है ना। अब कितना हो जाएगा? 9 चौक आपका 36 हो जाएगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से अगर कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से कट करेंगे 20 आ जाएगा। और अगर कट करेंगे क्या साथियों? 2 नीम 18, 2 धाम 10, 9:10 आ गया। तो नया अनुपात कितना आएगा साथियों? नया अनुपात आपका आएगा 9:10। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग उसका 4 से 5 से 6 से 8 से पूरी तरीके से क्या हो जाए सातों विभाजित हो जाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आए ना तो आपको 4 का 5 का 6 का और 8 का एलसीएम मालूम करना होता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। क्या एलसीएम निकलेगा? 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 5 आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका, ठीक है ना, 2 एकम 2, 5 आ गया सातु, 3 आ गया, 2 दूना 4। अब 2 एक बार और आएगा, फिर 3 आएगा, है ना, फिर आपका एक बार सातु 5 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120 होते हैं। तो अब इसको हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 24 पंजे कितना हो गया सातु? 120 हो गया। 24 पंजे कितना हो गया? 120 हो गया। वो 120 सातु क्या आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए
तो अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, अब नंबर क्या था सातों, नंबर आपका ये था, तो अब कोई दिक्कत नहीं, इसकी भाग आप लोग करा लीजिए, 4707 की भाग 120 से कराइए। 12 कम 12, 24, 12 36, 12 चौक 48, ज्यादा हो जाएगा तो तियां लगाएंगे सातों, 12 तियां 36, है ना। 0 7 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, अब ये 7 उतर जाएगा। अब कितना का 12 की गुणा करें, 1107 आ जाए। 12 कम 12, 12 24, 36, 12 चौक 48, 12 60, 12 छंग 72, है ना। 12 नीम एक तरीके से तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 120 की सातों अगर आप 9 से करोगे, यानी कि 12 नीम 108 होते हैं, यानी कि 120 की गुणा 9 से अगर करोगे तो सातों कितने आ जाएंगे, यहाँ पर एक तरीके से 1080 आ जाएंगे। अब इसको माइनस करो, कितना आता है देखिए जरा, 2 आ जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर 120 की गुणा 39 से करके ना 40 से करें, है ना, 40 से करें तो वो संख्या 4 5 6 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। और फिर कितना प्लस किया गया है वो भी मुझे एक बार बता दीजिएगा। तो सबसे पहले तो साथियों 12 की गुणा अगर 40 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 120 की गुणा 40 से करेंगे तो साथियों 4800 आ जाएगा, 4800 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज ये पूछी गई थी कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4707 में जोड़ दी जाए, यानी कि 4700 7 में जोड़ दी जाए और वो योग 4 5 6 7 8 से विभाजित हो जाए। तो इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है देखिए ना साथियों, कितने की बढ़ोतरी हुई है, 3 और 9 93 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। तो छोटी से छोटी संख्या 93 हुई जो 4707 में जोड़ी गई है, और फिर वो संख्या 4 से 5 से 6 से 7 से विभाजित हो रही है। तो 93 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है। अब यहां पर अगर बात करें, आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपए है। उसने एक वस्तु पर 10% का लाभ तथा दूसरी पर 5% की हानि पर उसको बेचा। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना हुआ, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। फटाफट देखिए और आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए। देखिए 3000 रुपए का उसने पहली चीज खरीदी, इस पर उसने 10% का लाभ लिया। कितने प्रतिशत का, प्रत्येक का इतना मूल्य इतना, एक पर उसने अच्छा 10% का लाभ लिया, ठीक है। तो साथों इसको 110% पर उसने क्या बेचा है, ठीक है। और दूसरी भी मूल्य की 3000 रुपए की, इसने इस पर हानि हुई है, 5% की हानि हुई है। तो 5% की हानि हुई, सॉरी 5% लाभ हुआ है, हानि नहीं हुई है, यानी कि 105% में इसने बेची होगी। तो इसको जरा आप लोग देखिए क्या होता है यहाँ पर, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 3 33, यानी कि यहाँ पर तो 3300 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 105 की गुणा सातों 30 से करा लीजिए, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि 3150 हो जाएगा। 3150 यहाँ पर आ गया। तो टोटल कितना आ जाएगा, 0 5 4 और 6, यानी कि 6450 रुपया यहाँ पर साथियों आ गया। तो आपने टोटल दोनों चीजों को कितने में खरीदा था, दोनों वस्तु 3-3000 की खरीदी थी, यानी कि टोटल दोनों वस्तु 6000 रुपए की खरीदी होती है। और बेच कितने में रहे हो, 6450 रुपए में बेच रहे हो, तो साफ साफ 450 रुपए का लाभ हो रहा है। तो बस इसी को आपको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 से करिए, नीचे आप क्रय मूल्य लिखिए। क्रय मूल्य कितना था, 6000 था, 6000 लिख लिया। तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके कैंसिल हो गए हैं। अब साथों यहाँ पर इसको कट करा लीजिए साथों, है ना, इसको कट करा लीजिए। देखिए ये कितना बचा, ये आपका 6 कम 6 बचा, 6 छंग 36, 6 सत्ते आपका 42 बचा, है ना। पॉइंट लगाया, जो 3 बचेगा उसमें 0 लग जाएगा, 6 पंजे 7.5% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ पर लिखा हुआ है साथों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो अब साथियों डीआई के क्वेश्चन आ चुके हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। चलिए तो इन सवालों को भी हम लोग देख लेते हैं, आखिर क्या है इन सवालों में। 20 सवाल आएंगे साथियों ये आपके एग्जाम में यूपीएससी पेट में, इसलिए मैं आपकी इतनी बहुत ज्यादा इन सवालों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। यानी कि मकान को बनाने में किए गए व्यय का डिग्री में विवरण है। जैसे कि आपको पता है साथियों, ये पूरा सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है साथियों, 360 डिग्री का होता है, ये बात आपको पता है ना। तो यहां पर अगर बात करें तो 54 डिग्री जो है ना ये निरीक्षण पर खर्च किया गया। अच्छा टोटल राशि की गई है कितनी, 6 लाख खर्च की गई है। इस्पात पर 54 डिग्री खर्च किया गया, ईंटों पर 54 डिग्री, सीमेंट पर 72 डिग्री, मजदूरी पर 90 डिग्री, लकड़ी पर साथियों कितने डिग्री, 90 डिग्री। चलिए तो अब सवाल आपसे पूछा गया है कि सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी होगी, यानी कि ये बताइए सीमेंट के, देखिए सीमेंट के मद पर जो खर्च किया गया वो 72 डिग्री खर्च किया गया है।
टोटल रुपया कितना खर्च किया गया है, टोटल रुपया खर्च किया गया है 6 लाख रुपए, यानी कि 6 लाख का आपको 72 डिग्री बताने क्या होगा। जैसे कि हम करते थे ना 72%, तो वहां पर हम क्या करते थे 6 लाख का 72% निकालते, फिर नीचे 100 लगाते, लेकिन यहां पर तो 360 वाला मामला है, तो हमें निकालना होगा 6 लाख का 72 डिग्री। डिग्री की अगर बात करें नीचे लिखना होगा हर बार 360 डिग्री, है ना। तो इसको कैलकुलेट करा लिया, आपको पता चल जाएगा कि सीमेंट पर कितना खर्च हुआ। ईंटों पर अगर आपको निकालना हो तो बस 72 की जगह 54 लिख देना, इस्पात का निकालना हो या लकड़ी का निकालना हो तो 72 की जगह 90 रख देना। देखिए इसको कैलकुलेट करिए, 600, 36 से कम 36, 36 दूना 72 हो जाएगा, 6 दूना 12 आ गया, 4 जीरो यहाँ पर लग गए। तो कुल मिला के अगर बात करें 1,20,000 आपका आंसर आ गया, जो कि कहां पर लिखा हुआ है 1,20,000 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि मजदूरी की दर पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर व्यय की गई धनराशि से कितनी अधिक है। पहले देखिए दो की निकालना, मजदूरी और निरीक्षण, मजदूरी और निरीक्षण की देख लेते हैं साथियों। मजदूरी और निरीक्षण, मजदूरी पर इतनी है और निरीक्षण पर साथियों इतनी है, तो कितनी एक्स्ट्रा है अभी निकाल लीजिए, है ना। 90 से साथियों अगर हम 54 घटाते तो कितनी निकलती है, 6 आ जाएगी, ये 8 हो गया 3, यानी कि 36 डिग्री का मान आप निकाल लो। तो 6000 हमने यहाँ 6 लाख लिखा, हमने यहाँ पर 6 लाख हो गया, और इसका 36 डिग्री साथियों निकाल लो, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा, तो 36 से कम 36, ये कटेगा, नीचे 10 बचेगा, इस जीरो से ये जीरो बच गया। कितना आंसर आ गया, 60,000 आंसर आ गया, यानी कि उस सवाल का आंसर 60,000 आएगा। और 60,000 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हो। तो के बाद साथियों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए गद्यांश, गद्यांश से संबंधित साथियों यहाँ पर मैंने 5 सवाल ही अच्छे से गद्यांश को पढ़िए और आंसर मुझे बताइएगा। पहले सवालों को देख लेते हैं हम लोग। कह रहे कि बालक पार्क में क्या करने आए थे, घूमने फिरने, छुट्टी मांगने, महात्मा जी से मिलने, मिलजुल कर खेलने। इसका आपको जवाब देना है। बालकों ने महात्मा जी को अपना परिचय दिया, सबसे उपयुक्त परिचय क्या होगा। बालकों ने महात्मा जी को उपदेश देने में क्यों कहा, है ना। और महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या बताया। महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भली भांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इस टाइप के सवालों के जवाब आपको देने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार गद्यांश को बस हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। यानी कि एक दिन हम सब मित्र संध्या के समय पार्क में खेल रहे थे, वहां एक महात्मा जी आए, हमने सबने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया। उन्होंने हमारा परिचय पूछा और आशीर्वाद दिया। हम सब उनके निकट ही बैठ गए और बातचीत करने लगे। सुरेश ने कहा, महात्मा जी हमें अच्छी बातों का उपदेश दीजिए, सफलता की प्राप्ति के लिए हम विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। महात्मा जी बोले, बालकों आप लोगों को अच्छे अंक पाने में सफल होने के लिए परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, महात्मा जी किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। महात्मा जी बोले, सब गुणों को भली भांति काम में लाकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, उसके बिना हमारा ज्ञान शक्ति इत्यादि व्यर्थ हो जाते हैं। बालक पार्क में क्या करने आए थे साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। घूमने फिरने आए थे, छुट्टी मांगने तो नहीं आए थे। महात्मा जी से मिलने आए थे, ये भी नहीं अचानक से वो मिल गए थे। मिलजुल कर खेलने आए थे, ये सबसे सटीक जवाब होगा। बालक पार्क में मिलजुल कर खेलने आए थे। बालकों ने महात्मा जी को अपना परिचय दिया, सबसे उपयुक्त परिचय क्या था। सबने अपने अपने माता पिता का नाम बताया होगा, है ना, ऐसा हुआ होगा, या अपने अपने विद्यालय का नाम बताया होगा। कहा होगा कि हम सब आपस में मित्र हैं। कहा होगा कि हमेशा अच्छी बातें सीखना चाहते हैं। बताइए, देखिए परिचय अगर वो बता रहे हैं तो विद्यालय का नाम कोई जरूरी नहीं, लेकिन हाँ माता अगर परिचय में सातु ये आ जाएगा, है ना, तो मैं कहूंगा सातु ये सबसे सटीक आपका जवाब हो जाएगा। अपने माता पिता का नाम बताया होगा परिचय में, है ना। अगला सवाल देखिए, बालकों ने महात्मा जी को उपदेश देने को क्यों कहा। तो क्यों कहा साथियों कि वे उपदेश देने के शौकीन थे। वे जानते थे कि महात्मा लोग अच्छी बातें बताते हैं, या वे महात्मा जी के प्रति अपना आदर प्रकट करना चाहते हैं, या अज्ञानी। देखिए वो बच्चे लोग जानते थे कि महात्मा लोग जो होते हैं ना ये अच्छी बातें बताते, इस वजह से बालकों ने महात्मा जी को उपदेश देने के लिए कहा था। महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या बताया। तो साथियों क्या उन्होंने कहा मेहनत करो, परिश्रम करो, भक्ति करो, प्रश्न पूछो या दिन रात पढ़ो। मैं कहूंगा उन्होंने कहा होगा परिश्रम करो। ये बात हमने पैराग्राफ में भी पढ़ी थी। महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भली भांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बुद्धि है, शक्ति है, वीरता है, चालाकी है। तो साथियों गद्यांश के अनुसार बुद्धि आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए साथियों अब यहां पर अगर बात करें, अब आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों इंग्लिश के भी लगभग 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो कह रहेंगे साथियों इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना आपको, इसमें से कौन सा वर्ड आपको गलत लग रहा है साथियों मुझे बताइए।
चलिए देखिए, फ्लेम भी सही है, फ्लॉक भी सही है। फ्लोर की यहाँ पर अगर बात करें तो फ्लोर कोई वर्ड नहीं होता है, FLOUR होता है फ्लोर। और फ्लोर का मतलब क्या होता है साथियों, आटा इसका मतलब होता है ना। तो कुल मिला के आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। एक जानवर की डेड बॉडी को क्या कहा जाता है, कैरकास कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, एक पशु की लाश, तो उसको कहेंगे कैरकास। मतलब क्या होता है साथियों, पशु की लाश इसका मतलब होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे के सेलेक्ट द, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना। कह रहे कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो इसको एक वर्ड में अगर मैं आपसे कहूं तो इसको साथियों खगोल विज्ञान कहा जाएगा, है ना, जिसके अंदर स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं। खगोल विज्ञान को साथियों इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन साथियों अब हो चुके हैं आपके। तो कुल मिला के साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। कुछ नहीं साथियों, एक जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर करके जाइएगा। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो अपने मित्रों के साथ साथियों जरूर शेयर कर दीजिए।